विकास पर खास फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन असम का दौरा किया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा था। यहां पर उन्होंने कुल 18,530 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरांग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, नर्सिंग कॉलेज और GNM स्कूल का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र पर नया पुल जैसे कि प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां कामाख्या की धरती पर आना हमेशा अलग अनुभव देता है और हमारी सरकार असम के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाई तक लेकर के जाएंगी। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि जो हाल ही में जबरदस्त सफल रहा, मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जनता जनार्दन ही मेरे भगवान है और यही मेरे मालिक है और देशवासी ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। उनके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका का अपमान किया, जो बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस अहंकार से भरी हुई है और उनके राज में पूर्वोत्तर का विकास रुक गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने असम की शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि असम अब देश दुनिया में धूम मचा रहा है। ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्यों में से एक है। दरांग मेडिकल कॉलेज के से सभी को बधाई दिया उन्होंने और युवाओं से कहा कि नौजवान साथियों के लिए विकसित भारत हमारा सपना है और संकल्प है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। पीएम ने साफ कहा कि 21वीं सदी का अगला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का है और अब समय नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मुट्ठी में है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है और कांग्रेस के 60 साल के राज में पूर्वोत्तर पिछड़ा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस ने ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि एनडीए के 10 साल में 6 पुल बने हैं। ये आंकड़े बताते कि कैसे हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी। असम में बायोएथेनॉल प्लांट और पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, जो आर्थिक विकास को बूस्ट देंगे। कुल मिलाकर ये दौरा नॉर्थ ईस्ट की प्रगति का प्रतीक बन गया। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं, तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है
लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। और इस दौरे से साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर को देश का नया इंजन बनाने के लिए कितने सीरियस हैं। पीएम ने कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट के लोग ही अपना भविष्य तय करेंगे और हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस के पुराने जमाने की तुलना में आज असम तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और ये परियोजनाएं हजारों नौकरियां पैदा करेंगी। पीएम का ये विजिट न सिर्फ विकास की बात करता है बल्कि सांस्कृतिक विरासत जैसे भूपेन हजारिका को सम्मान देने का भी माध्यम बना। वाकई नॉर्थ ईस्ट अब चमकने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री कहते हुए। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। साथियों, असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। यहां से निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट देश के विकास को गति देते हैं। असम की इस ताकत को बीजेपी एनडीए सरकार नई बुलंदी तक पहुंचाने में जुटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हिंदी दिवस के मौके पर देश भर में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हिंदी सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवन धरोहर है। पीएम ने कहा कि हमें हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी मजबूत करना है और अगली पीढ़ी तक गर्व के साथ पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में हिंदी का बढ़ता हुआ सम्मान हम सब के लिए गर्व की बात है। यानी हिंदी को वो ग्लोबल स्टेज पर चमकता देखना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा बताते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी अब प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अनुसंधान की भाषा बन गई है। उनका मानना है कि हिंदी में आज़ादी की लड़ाई से लेकर आपातकाल तक लोगों को जोड़ा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हिंदी देश की दूसरी भाषाओं और बोलियों के बीच एक सेतु का काम करती है, जब से सब एक हो गया है, जिससे सब एक हो जाते हैं। यानी हिंदी का वो एक ऐसा धागा उसको मानते हैं जो सबको एक साथ एक पिरोता है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस पर अपने अपने अंदाज में बधाई दी है। जयशंकर ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी का एक बड़ा हिस्सा है, यानी हिंदी अब ग्लोबल लेवल पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने खासतौर पर कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का गौरव है। सबके बयान बताते हैं कि हिंदी अब सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान का प्रतीक बन चुकी है। हिंदी दिवस ने पूरे देश में एक उत्साह भरा माहौल बनाया। नेताओं के बयानों से साफ है कि हिंदी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, एकता और गर्व का प्रतीक है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो या फिर ग्लोबल स्टेज, हिंदी हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी दिवस पर सभी को संकल्प भी लेना चाहिए कि अपनी भाषा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 15 सितंबर 2025 को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकासात्मक घटना साबित हो रहा है। ये उनका बिहार का 7वां दौरा होगा, जिसमें वो नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमांचल क्षेत्र जैसे कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के जो पिछड़े इलाके हैं उसमें हवाई संपर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास को नई गति मिल जाएगी। दोपहर तकरीबन 1 बजे शीशाबाड़ी मैदान में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद वो हजारों करोड़ रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जो कि कोसी क्षेत्र को बड़ी सौगात साबित होगी। भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही प्रचार रथों के माध्यम से लाखों लोगों को आमंत्रित किया है, जबकि तैयारियां अपने चरम पर हैं और स्थानीय उत्साह का माहौल इस समय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जहां पारिवारिक रंजिशें, रणनीतिक गठबंधन सियासी माहौल को और गरमा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान देकर घटक दलों की चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल भी अधिक सीट मांग रहे हैं। सभी की निगाहें 15 सितंबर को पटना में होने वाली महागठबंधन की अहम बैठक पर है और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार गठबंधन का ऐलान किया है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता दल और अन्य छोटे दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई दल उनके संगठन में शामिल हो रहे हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि जो लोग आ रहे हैं वो केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं। तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये बयान आरजेडी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ये गठबंधन विपक्षी वोटों के बंटवारे के लिए खतरा पैदा हो सकता है। कई एक पार्टी हमारे इस संगठन में सब लोग शामिल हुआ और सभी लोग का मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। सब लोग मिलजुल के चुनाव को लड़ा जाएगा, अपनी लड़ाई को लड़ा जाएगा, अपने विचार के साथ लड़ा जाएगा, दमखम के साथ लड़ा जाएगा। पार्टी हमारा पुराना है, 2020 में संगठन बना था, जो भी दे, लेकिन हम लोग गठबंधन बना रहे हैं। गठबंधन का नाम है बिहार गठबंधन। बिहार गठबंधन में सभी दलें हैं मेरे साथ। और इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोहतास में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान खुद को सौदागर बताते हुए कहा कि वो बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सौदा कर रहे हैं और लोगों को जाति धर्म आधारित उन्माद फैलाने वाले नेताओं से बचने की सलाह भी देते नजर आते हैं। उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसा और कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों ही प्रदेश के लिए बुरे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज सभी 243 सीटों पर लड़ेगी भी, भ्रष्ट मंत्रियों अधिकारियों को जेल भी भेजेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्ण बहुमत न मिलने पर गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि 20-25 सीटें आने पर विधायकों को अपनी मर्जी से जाने की छूट देंगे। ये बयान एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि किशोर ईबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं। सौदागर हूँ, सौदा कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य का सौदा कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेताओं से अलग हटो और अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करो। और यही सौदागर अगर हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की बदहाली को उजागर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में तेजस्वी ने दिखाया, उन्होंने 20 सालों की एनडीए सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। ये निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे से ठीक पहले किया गया है, जिसे राजनीतिक हमला भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर दरअसल उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, कैप्शन में कई आरोप लगाए और अब वो वीडियो वायरल हो गया। विपक्ष ने सरकार से अब जवाब मांगा। इस वीडियो के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास विकास पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष के नेता के पास बेरोजगारी आ गया है और विपक्ष के नेता के पास कोई विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए अब मुद्दा नहीं रह गया है। और यही कारण है कि वो रोज कोई रोड छाप मुद्दा ढूंढते रहते हैं। रोड पर कौन हल्ला किया, रोड पर क्या आंदोलन हुआ, इनके पास कोई, मैंने कहा ना, विपक्ष के नेता का मतलब है कि किसी पॉलिसी पर बात करना। विपक्ष के नेता का मतलब है कि बिहार के भविष्य की बात करना। अब रोड पर कौन चिल्ला रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये काम विपक्ष के नेता का है। विपक्ष का नेता का मतलब है कि पॉलिसी पर बात करना, आगे के 20 साल के विजन पर बात करना, उनको ये सब करना चाहिए।